All right. Very nice, happy and good morning to all of you. I welcome you in the Swami Vivekanand Institute. टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक हम कवर कर रहे थे और उसमें हमने किस तरीके से सिलेबस को डिवाइड किया था उसके बारे में ना थोड़ी सी हम अंडरस्टैंडिंग लेकर के हम लर्निंग को स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम की बात कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि हमने इसको 3 पार्ट में बांटा है। टीचिंग, जिसमें हमने मेथड, लर्निंग फैक्टर्स और इसके सारे जो इम्पॉर्टेंट एड्स हैं हमने उसको पिक्टोरियल के फॉर्म में ऑलरेडी कवर कर लिया है। जो सिलेबस आप देखोगे दूसरा वो है आपकी लर्निंग, ठीक है, हमें लर्निंग पढ़नी है। और जो थर्ड पार्ट हमें कवर करना है वो है आपका मूल्यांकन संबंधित अधिगम, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे टीचिंग को हमने 3 पार्ट में बांटा। टीचिंग वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया और जो दूसरा पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज लर्निंग, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस में क्या है, लर्निंग में भी सिलेबस में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप सिलेबस को देखोगे तो इसमें लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि एक शिक्षार्थी जो होते हैं, एक बच्चा जो होता है, एक स्टूडेंट जो होता है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होने चाहिए। और उसमें आपको अडोलसेंस, इसको इन्होंने 2 भाग में बांटा है, अडोलसेंस लर्नर, ठीक है, और एक क्या है अडल्ट लर्नर, ठीक है, अडल्ट लर्नर यानी कि किशोर और किशोरा अवस्था, वयस्क, ठीक है। किशोरावस्था क्या है, उसकी क्या फीचर्स हैं, वयस्क क्या होते हैं और उनके क्या फीचर्स हैं, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। आपके सिलेबस में ये दे रखा है। जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं तो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, इन सब की हम पढ़ेंगे एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, कौन सी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर होनी चाहिए, इनकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, इनकी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट उसमें हम इसको नहीं भूलेंगे कि हर इंडिविजुअल क्या होता है, अलग होता है, और उसको हम देखेंगे कि वैसे लोगों को, वैसे स्टूडेंट को एक टीचर को कैसे डील किया जाना चाहिए। ये टॉपिक जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया कि शिक्षा की 3 कड़ी होती हैं। टीचर, जिसके बारे में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, लर्नर, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक को जानना भी ज़रूरी होता है, और जो तीसरा कॉन्टेक्स्ट था वो था आपकी इन्वायरमेंट संबंधित चीज़ें, जिसमें हमने टीचिंग में ये देख लिया कि आपका परिवेश कैसा होना चाहिए, टीचिंग एड्स कैसा होना चाहिए, मेथड कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको प्रभावित करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा आयाम, टीचिंग का पहला आयाम टीचर और टीचिंग का दूसरा आयाम स्टूडेंट, उसके बारे में हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बिना विद्यार्थी के गुण को जाने बिना एक टीचर कितना भी निपुण क्यों ना हो, वो उसकी दिमाग के भीतर जा नहीं सकता। तो जब आप स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं समझते हैं, उनके जनरल क्लासिफिकेशन समझते हो, तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो, अपनी शिक्षण विधि को चेंज कर सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चों को अगर लिख के पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को पिक्टोरियल फॉर्म में अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को सुन के अच्छा लगता है, तो आप अपनी मेथड को उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। और इसी वजह से लास्ट में ये भी दे रखा है कि इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, तो शिक्षक को चाहिए कि अपनी विधि को अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्तर पे उनको यूज़ करें। ये है आपका मोटा मोटी सिलेबस, क्योंकि बिना सिलेबस, बिना दिशा के जो है ना, आप बिना सिलेबस के आप डाइव नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर। पहला टॉपिक कि लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है। एक लर्नर है, एक शिक्षार्थी है, एक स्टूडेंट है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ही इज़ द परफेक्ट स्टूडेंट। क्योंकि देखिए, हर चीज़ टीचर के अंदर सारे गुण होना जरूरी नहीं है, एक शिक्षार्थी को भी पढ़ने की ललक, पढ़ने की इच्छा, मोटिवेशन, उसका रीज़न, ये सारे होने चाहिए, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, टीचर को, टीचिंग को परिपूर्ण बनाते हैं। तो एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक को हमने डिवाइड किया, उसको 4 भागों में, ठीक है, 4 या 5 भागों में हमने देखा। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसकी व्यक्तिगत कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, उसकी एज कितनी है, इन सब के आधार पे हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगी कि उसकी एकेडमिक यानी कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है स्कूल में, उसको हम कहते हैं उसकी शैक्षणिक
कैरेक्टरिस्टिक। उदाहरण के रूप में जो बच्चा बार बार अच्छा परफॉर्म करता है स्कूल में, वो बच्चा क्या करता है, टीचिंग को अच्छा ग्रास्प कर पाता है। तो अकादमिक कैरेक्टरिस्टिक, आपकी शैक्षणिक विशेषताएं क्या है। उसके बाद जो तीसरा आता है वो है आपका सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए ये सब चीज़ें मैंने कहीं और से नहीं लिया है, यू कैन ईजिली गो टू KVS मदान बुक। आप KVS मदान की बुक में जाएंगे, ये सब डेटा आपको वहीं पे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। KVS मदान की बुक में ये सारी चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको बाकायदा वहाँ पे दे दिया गया है। उसी तरीके से जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका सोशल और इमोशनल, यानी कि आपकी सामाजिक और भावनात्मक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, कि आप टीचर के बाद पे जो है ना आप पर्सनली हो जाते हो। उदाहरण के रूप में मुझे याद है कि जब हम लोग बैचलर में, ठीक है, बैचलर में सर हमें पढ़ा रहे थे और अचानक से जो है ना वो हमें शाकाहारी और मांसाहारी का ऐसा कुछ संस्कृति से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे, और उन्होंने बताया कि कैसे जो होता है ना पूरे ज़माने के लोग जो है ना मांस को खाते थे, और एक बच्चा उसमें क्या था, ही इज़ नाउ इमेजिनिंग ऑल दीज थिंग्स, और अचानक ने उसने क्लास में वॉमिटिंग कर दिया। तो ये सब चीज़ें, सोशल और इमोशनल चीज़ें जब टीचर आपको बताते हैं तो आप इसको कितना इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो, दैट वॉज द ओवर इमोशनली कनेक्शन। बट इमोशनली कनेक्शन होना, आप कितना थोड़ी थोड़ी बात पे टीचर के बात को आप उसको पर्सनली मान करके फिर क्या करते हो, टीचर को कहते हो, टीचर से आपका जो कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना बढ़ जाता है। तो हर चीज़ को, किस चीज़ को हमें नेग्लेक्ट करना है, किस टीचर की किन बातों को हमें गहराई से सुनना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना भी लर्नर को आना चाहिए। और जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वो है उसकी बौद्धिक शक्ति, ठीक है। एकेडमिक के साथ साथ आपको हर चीज़ बुकिश नॉलेज में नहीं मिलता, कभी कभी आपकी बौद्धिक क्षमता भी क्या करती है, आप बाहर से भी चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हो। उदाहरण के रूप में एक जो बच्चा होता है कभी स्कूल नहीं गया है, बट आप देखना कि उनकी बौद्धिक क्षमता जो होती है ना वो ज़्यादा होती है, हर चीज़ों को वो बहुत ईजिली ग्रास्प कर लेते हैं। आप ताजमहल चले जाओ, ठीक है, आप छोटे छोटे बच्चों से मिलना, वो कभी स्कूल नहीं गए होंगे, लेकिन आप उनकी इंग्लिश सुनोगे ना, फराटेदार इंग्लिश, तो आप दंग रह जाओगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बार बार जो है ना इंटरैक्शन करके कॉग्निटिव अपनी डेवलपमेंट कर दी है स्पीकिंग पावर में, तो उसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बुकिश नॉलेज वॉट एवर यू गेन थ्रू द बुक, दैट इज एकेडमिक। बट जब हम कॉग्निटिव की बात करते हैं वो आपकी बौद्धिक क्षमता पे आ गई, कि आप जो है ना कैसे मेमोराइज करते हो, कैसे किसी चीज़ों को ऑब्जर्व करके अटेंशन करके यू विल लर्न द थिंग्स, ठीक है। तो वो भी क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, आपका प्लस पॉइंट है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए हर बच्चा जो होता है ना, जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट बेंच पे जितना बच्चे, जो हर क्लास में फर्स्ट बच्चा रैंक नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या करना है, जो लास्ट अटेम्प्टर है, जो लास्ट में रैंक करता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक और फर्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक, इन सबको अलग ट्रीट किया जाना चाहिए। अब देखिए, अब जो बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, अगर आप उन बच्चों को साथ में बिठा दें, डिसेबिलिटीज स्टूडेंट, तो आप क्या कर रहे हो, इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो, ठीक है। जो ब्राइट मॉडल स्टूडेंट है, अगर आप उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बढ़ा रहे हैं तो इट्स ऑल्सो इनजस्टिस विथ हिम। और मान लीजिए कि एक बच्चा जो है ना, ही इज अ स्लो लर्नर और जो कुछ डिसेबिलिटीज है, और आप उसको ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ बैठा दे रहे हो या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के साथ बना रहे हो, तो दैट्स ऑल्सो अ इनजस्टिस टू हिम। तो हमें दोनों को लेके चलना है, कुछ ऐसा मेथड अपनाना है कि हर बच्चे को, ठीक है, यूनिकली ट्रीट किया जाए। Every students have their own differences and we should treat them unequally based upon their differences. तो ये जो है ना आपकी क्या है, this is the overall understanding about the learner characteristic, personal, academic, social, cognitive और उसकी differences। तो ये सारी चीज़ें को हम थोड़ा डेप्थ में लेके चलते हैं। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, कि जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट की, ठीक है, स्टूडेंट की व्यक्तिगत विशेषताएं क्या है। जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे जो हैं, ठीक है, अगर कुछ बच्चे मेल है, फीमेल है, उनकी एज कैसी है, वो कितना स्किल्ड है, वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे उनके पर्सनल में आ जाएंगे। उदाहरण के रूप में कोई एक बच्चा है, ठीक है, और उसका जो कल्चर, ही बिलोंग्स टू अ ट्राइबल बैकग्राउंड, और आप उनको रूलर्स की जो है ना रूलर स्टडी के बारे में बता रहे हो, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, या फिर अर्बन के बारे में बता रहे हो, शहरी क्षेत्र से बिलोंग के बारे में बता रहे हो, और वो आदिवासी क्षेत्र से क्या बिलोंग करता है,
तो उसको उस चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जो बच्चा रूरल बैकग्राउंड से और आप रूरल की स्टडी करा रहे हो, वो फटाफट क्या करेगा, उन चीज़ों को ग्रास्प करते जाएगा। तो हर बच्चे की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, जिस कल्चर से वो बिलोंग करता है, वो अलग अलग होती है। अब उदाहरण के रूप में लैंग्वेज, ठीक है, भाषा, ये भाषा की जो समस्या है ना, वो अनएंडिंग प्रॉब्लम है। इसके बारे में तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं एकमत हो पाया है, तो स्कूल क्या कर सकते हैं, बट हाँ इसके बारे में भी आप सुन सकते हो। उदाहरण के रूप में अगर कोई बच्चा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उसने पूरा जीवन अपना इंग्लिश मीडियम में पढ़ा और अचानक से उसकी जो भर्ती हो जाती है, उसको मैथ पढ़ने को बोल दिया जाता है हिंदी मीडियम में, दैट बिकम इनजस्टिस फॉर हिम। और मान लीजिए कि कोई बच्चा हिंदी में सब कुछ पढ़ा है, बचपन से हिंदी में पढ़ते आ रहा है, और अचानक से उसे इंग्लिश का बुक दे दिया जाए और कहा जाए कि इसी के आधार पे आपको क्या किया जाएगा, आपकी मूल्यांकन होगी, तो अगेन उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में क्या किया जा रहा है, न्याय हो नहीं रहा है, ठीक है। तो आपकी पर्सनल स्किल्स, आप किस लैंग्वेज से, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपकी एज क्या है। अगर मान लीजिए कि जिस बच्चे का एज थोड़ा बड़ा है, वो ज़्यादा मैच्योर रहते हैं और उन चीज़ों को वो ज़्यादा ग्रास्प कर लेते हैं। लड़कियां, ऐसा माना जाता है कि लड़कियां जो होती है ना, अपने एज से वो पहले मैच्योर हो जाती हैं। अगर 14 साल का लड़का है, 14 साल की लड़की है, तो लड़कियां जो है ना उस एज में ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं और उन चीज़ों को जल्दी जल्दी ग्रास्प कर लेती हैं। उसके बाद आपकी जेंडर, अब कुछ चीज़ें मान लीजिए कि जेंडर, कुछ टीचर जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड एग्जाम्पल बता रहे हैं, बॉयज़ आउटडोर चीज़ों को ज़्यादा एसोसिएट कर पाते हैं, जबकि गर्ल्स जो होते हैं ना अपनी होममेड चीज़ों को ज़्यादा एसोसिएट करें। इट्स नॉट लाइक मैं उनके बारे में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, बट हाँ, क्योंकि हम लोग अपना ज़्यादा समय जहाँ पे बिताते हैं, उन सब चीज़ों को ग्रैस्प कर पाना बहुत ही क्या होता है, आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई लड़की बाहर जो अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रही है, तो बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ग्रैस्प कर रही है। अगर कोई लड़का अपनी मम्मी को किचन में हेल्प करके ज़्यादा टाइम बिता रहा है, तो वो किचन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो क्लास में बताए जा रहे हैं, उनको वो ज़्यादा ग्रैस्प कर पाएगा। तो आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, आपका एज, आपका जेंडर, आपका कल्चर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपको समझने में क्या करती हैं, ज़्यादा मदद करती हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, आपको सुना होगा कि बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है। मैं डिसेबिलिटीज़ पे आऊँगी, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया क्या होता है, ये सारी जो है ना, डिसलेक्सिया क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है ना इम्पेयरमेंट आ जाती हैं, ठीक है। जैसा कि मुझे याद है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, तो हमारे साथ तो बहुत सारे जो है डीप बच्चे पढ़ते थे, या फिर जो दे आर ब्लाइंड स्टूडेंट, तो उनके लिए टीचर जो है ना अलग व्यवस्था करते थे। उदाहरण के रूप में जब वो रिकॉर्डिंग करते थे, तो उनके लिए खास तौर पे रिकॉर्डिंग की जाती थी और हमें जो है ना, हमें लेक्चर के फॉर्म में क्लास को डिलीवर कर दिया जाता था। तो आप क्या कर रहे हो, आप उनके लिए एक अलग तरीके की जो है ना पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड उनकी हेल्प कर रहे हो। दैट इज़ कंसीडर एज अ लर्निंग इम्पेयरमेंट। और डिसेबल बच्चों को अलग ट्रीटमेंट देना, इट्स अ मैंडेटरी। उनको मान लीजिए कि जो बुक है, बुक को ब्रेल में उनको मुहैया कराना, अगर मान लीजिए कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको राइटर की सुविधा देना। मैं आपसे ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप ये वाला मूवी ज़रूर देखना अगर आपको टाइम मिलेगी तो, मार्गरेटा विथ स्ट्रॉ, ठीक है। मार्गरेटा विथ स्ट्रॉ इज़ द एक्सीलेंट मूवी, जिसमें आपको जो है ना कैसे इंटरसेक्शनल आइडेंटिटी के बारे में, यानी कि जो डिसेबिलिटीज़ जो बच्चे होते हैं, हाउ दे एक्सेल इन देयर लाइफ, दैट हैज़ बीन excellently depicted in this movie and this movie is highly recommended। उसी तरीके से बहुत सारी मूवी, तारे ज़मीन पे ढेर सारी मूवी होती है, ठीक है, बट दिस मूवी मार्गरेटा विथ स्ट्रॉ इज़ अ काइंड ऑफ दैट यू शो कि कैसे डिसेबल बच्चे भी खुद को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, दीज आर द पर्सनल फीचर्स जो कि एक लर्नर को एक दूसरे से क्या बनाती हैं, अलग बनाती हैं। ये उनके कैरेक्टरिस्टिक में गिना जाता है। और जब भी आप टीच करो, जब भी आप लर्न करो, तो बच्चे की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आपकी टीचिंग क्या कर दी जाती है, आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव बन जाती है। और बच्चा अगर खुद को जान जाता है तो वो टीचर से ज़्यादा रिलेट कर पाता है, ठीक है। अब हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, वो है आपका क्या, एकेडमिक, ठीक है। कि आपका जो है ना, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ, मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिख रहा होगा, बट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जब हम एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ठीक है, एकेडमिक इज रिलेटेड टू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड इन द सेंस कि मान लीजिए कि जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी
मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, उनको पेपर 1 का DI बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। और जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, ये आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड आपको किसी चीज़ को लर्न करने में मदद कर रही है, ठीक है। मैं जब आपको लर्निंग पढ़ाऊंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी एक चीज़, वो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जब बात आ ही गई है तो इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। जब हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 तरह की ट्रांसफ़र आपको देखने को मिल जाती है। एक तो होता है आपकी पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। और दूसरी क्या होती है, दूसरी आपकी होती है निगेटिव ट्रांसफ़र, यानी निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है, निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। और तीसरी जो होती है वो है आपका जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब इस कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझिए, ठीक है। ट्रांसफ़र का मतलब समझिए, ट्रांसफ़र इन द सेंस कि आपकी प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, मैं पहले ट्रांसफ़र का मीनिंग बताऊंगी और आप खुद ब खुद इन सब चीज़ों को समझ जाओगे। जब ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि प्रीवियस लर्निंग आपकी कैसे प्रभावित करती है, ठीक है, प्रेजेंट नॉलेज को, प्रेजेंट चीज़ों को लर्न करने में, ठीक है, प्रेजेंट लर्निंग में कैसे मदद करती है, इसी को कहते हैं ट्रांसफ़र, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप सब ने जो है ना कभी ना कभी साइकिल चलाया होगा, ठीक है। साइकिल चलाने से क्या होता है कि जिनको साइकिल चलाने आता है उनको जो है ना अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि कैसे खुद को बैलेंस करना है, और दे कैन ईजिली लर्न स्कूटी या बाइक, बहुत आसानी से वो सीख लेते हैं। जब प्रीवियस लर्निंग यानी साइकिल चलाना आपकी मदद करती है बाइक चलाने में या स्कूटी चलाने में, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आपकी प्रीवियस लर्निंग आपको प्रेजेंट नॉलेज में मदद कर रही है, इसी को कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जो बच्चा मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ठीक है, उसको पेपर 1 का DI समझने में आसानी हो रही है, दैट इज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें जो आप पास्ट में सीखे हैं वो आपको मदद भी करेगी। कुछ चीज़ें आपको पास्ट में जो आपने सीखा है वो प्रेजेंट नॉलेज को समझने में व्यवधान भी उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप सब ने ना कोई आंकड़ा याद किया है, ठीक है, कोई चीज़ें आप याद करते हो मैथमेटिकल फॉर्म में, और फिर उसके बाद जो है ना आपको दूसरे आंकड़े को याद करने में, उस चीज़ को फॉरगेट करने के बाद दूसरा जो है ना चीज़ याद करने में दिक्कत होती है। उदाहरण के रूप में चलो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि निगेटिव ट्रांसफ़र की बात करते हैं, क्योंकि हम लर्निंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन पर्सनल चीज़ों के बारे में भी आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। जब हम निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, आपने अपने दोस्त का नंबर याद किया, ठीक है, आपने दोस्त का जो है नंबर कुछ याद कर लिया, मान लीजिए कुछ भी 9934 जैसे भी, ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, नंबर चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब आपको जब आप दूसरे नया नंबर डायल करोगे ना तो पहला वाला ही नंबर डल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं निगेटिव ट्रांसफ़र कर देती हूँ। निगेटिव ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जो पहला नंबर है, ठीक है, पहला नंबर उसका जो भी होगा 10 लेटर का, आपने उसको बहुत मेहनत से याद करा, ठीक है, और अब ये क्या हो रहा है, जो उसने नंबर चेंज किया तो आप दूसरा नंबर याद करने में आपको दिक्कत होगा। अरे अब बोलोगे कि मैम याद करने की क्या ज़रूरत है, तो मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन सेव इट, बट इसका जो है ना सोशल लाइफ में एग्जांपल देते हैं। उदाहरण के रूप में आप जो है ना कहीं पे रह रहे हो, ठीक है, और उसके बाद अचानक से आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आपको नए घर में जो है ना एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि पुरानी जो यादें होती हैं वो आपको बार बार आपको रिकॉल आएंगी, ठीक है। तो नए चीज़ों में एडजस्ट करने में, प्रेजेंट कंडीशन में एडजस्ट करने में, अपने आप को सुधारने में या फिर खुद को उस सिचुएशन में लाने में थोड़ी सी जो रुकावट पैदा होती है या फिर थोड़ी सी जो व्यवधान क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द पास्ट, दैट इज कॉल्ड निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। दिस इज हैपन इन योर इमोशनल ऑल्सो, कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई एक्स है या फिर आपने किसी के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है और फिर उसके बाद आपको दूसरा पार्टनर मिल जाता है,
तो आप पहले वाले को भुलाने में दिक्कत होती है और फिर उसके बाद जो है ना दूसरों के साथ, जिसको कहते हैं मूव ऑन करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमारी जो एक्स की जो यादें हैं वो बार बार क्या करती हैं, हम पे हावी हो जाती है, और नेक्स्ट वाले में जो प्रेजेंट है उनके साथ हमें दिक्कत होती है एडजस्ट करने में। ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आपकी प्रायर नॉलेज क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कन्फ्लिक्ट कर रही है आपके प्रेजेंट सिचुएशन से, इसी को कहते हैं निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब देखिए जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है पास्ट का प्रेजेंट से, ठीक है। पास्ट में आप जो करें, प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने जो है ना पूरी तरीके से ये दोनों चीज़ें अनरिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये मदद करे इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। उदाहरण के रूप में आप सबने फिजिक्स सीखा होगा, ठीक है, और फिजिक्स का सीखना, ठीक है, फिजिक्स का सीखना और डांस का सीखना, ठीक है, और आपको डांस सीखना है, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है बट जनरली इसका कोई कोरिलेशन नहीं देखा जाता है, क्योंकि आप इसका डोमेन अलग है, इसका डोमेन अलग है। तो जब हम इन चीज़ों की स्किल सीखते हैं जिसका कोई कोरिलेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ, सॉरी, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कोई कोरिलेशन नहीं। और जब बैरियर की हम बात करते हैं तो हम आते हैं निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नो रिलेशन, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं, तो दैट इज जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और जब पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम क्या करते हैं, दैट विल हेल्प, ये मदद करता है प्रीवियस नॉलेज हमारे प्रेजेंट नॉलेज को ग्रहण करने में, जब मदद करता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदाहरण के रूप में आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में पूछेगा, कोई एक सिचुएशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सी जो है ना लर्निंग हो रही है, तो आप देखोगे कि क्या प्रीवियस लर्निंग मुझे प्रेजेंट नॉलेज में हेल्प कर रही है, दैट विल बिकम योर प्रेजेंट पॉजिटिव, और अगर नहीं बैरियर उत्पन्न कर रही है दैट विल बिकम योर निगेटिव। अगर उन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो दैट विल बिकम योर जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, केस एक सिचुएशन दे करके आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, वो नंबर डायल कर रहा है और वो दोस्त ने क्या किया, नंबर चेंज कर दिया है, तो उसे क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। दिक्कत, अभी वो दिक्कत नहीं बोलेंगे, दिक्कत आपको समझना होगा, ठीक है। तो बताइए वो किस तरह का लर्निंग है, तो आपको बताना है कि अगर दिक्कत हो रही है, बैरियर क्रिएट हो रहा है, इट मीन्स दैट इज निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इस तरीके से आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से आपको 3 सिचुएशन दिए रहेंगे जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से आपको इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा सा हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर के बारे में बात की, तो हमने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक देखी, हमने एज देखा कि कैसे आपकी एज, ठीक है, आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपका मेल और फीमेल होना, जेंडर होना, आपको एक अलग पर्सपेक्टिव, आपको एक अलग दिशा देती है चीज़ों को समझने में, एक अलग दृष्टिकोण देती है टीचिंग को ग्रहण करने में। उसी तरीके से आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर लर्निंग कैपेसिटी। आपकी डिसेबिलिटीज़ ढेर सारी, जैसे डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये सब क्या होते हैं मैं देखूंगी, बट इसके बाद भी क्या होता है, ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं, आपकी टीचिंग को प्रभावित करती हैं। उसी तरीके से आपकी एकेडमिक नॉलेज, ठीक है, आपकी पहले की नॉलेज क्या करती हैं, आपकी प्रेजेंट नॉलेज को इम्पैक्ट करती हैं। और ये सब चीज़ें मैंने समझाया ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में, कि कैसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी क्या करती है, हमारी बैरियर के रूप में या फिर हेल्प के रूप में या फिर नो रिलेशन के रूप में आपको क्या करती हैं, एकेडमिकली हेल्प करती हैं। और उसमें आ जाता है आपका प्रायर नॉलेज, पास्ट नॉलेज क्या करता है, आपकी मदद करती है। आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर मान लीजिए कोई बैचलर का बच्चा इंजीनियरिंग से उसने बैचलर किया है और अचानक उसने क्या किया, आर्ट्स में जो है ना इंटरडिसिप्लिनरी, ही चेंज हिज डिसिप्लिन, ठीक है, तो उसे क्या होगा, 1-2 साल या फिर 1-2 महीने उसे एडजस्ट करने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में दिक्कत होगी। बट जो बच्चा उसने आर्ट्स में ही बैचलर किया है, फिर उसके बाद मास्टर भी उसने आर्ट्स में किया है, तो वो सारी चीज़ों को, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज ऑलरेडी है, तो वो उन चीज़ों को बहुत ही जल्दी क्या करता है, कोरिलेट कर पाता है। तो इस तरह की चीज़ें क्या करती, इस तरह की चीज़ें को कहते हैं प्रायर नॉलेज। आपकी पहली नॉलेज, आपकी बैकग्राउंड नॉलेज, ये सब क्या करती हैं, आपको एकेडमिकली एक्सेल करती हैं, आपको उठाने का काम करती हैं और आपके लर्निंग को क्या बनाती हैं, इफेक्टिव बनाती हैं।
उसी तरीके से आपकी सोशल और इमोशनल चीज़ें, ठीक है, आप समाज में कैसे, क्या आप छोटी छोटी बातों पे जो है ना आप रिएक्ट करते हो, क्या आप जो है ना आपकी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होती है, आप शॉर्ट टेम्पर हो जाते हो, आप तुरंत तुरंत गुस्सा अगर होते हो ना तो आपकी फोकस करने में जो है ना क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, क्या आप जो है ना खुद को ज़्यादा प्रभावित, यानी कि बच्चे खुद को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, तो वो उस केस में क्या होता है, बच्चा जो होता है ना अपने क्लासमेट्स की बात नहीं सुनते हैं, तो लर्निंग के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो क्या आप खुद को ज़्यादा महत्व देते हैं क्या, या फिर आप अपने को महत्व ही नहीं देते हैं, ठीक है, वो भी जो है ना खतरनाक है। सेल्फ वर्थ, अपनी कीमत, अपनी रिस्पेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है ना जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर दूसरे क्या रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें वे क्या करती हैं, लर्निंग को इम्पैक्टफुल बनाती हैं, लर्निंग को प्रभावित करती हैं। तो एकेडमिकली प्लस सोशल और इमोशनल लेवल से आप कितने स्ट्रांग हो, ये सब भी चीज़ें हमें दिखाई जाती है, देखे जाते हैं। और जो बच्चे सोशली और इमोशनली, नॉट ओनली बच्चे बट इंसान सोशली और इमोशनली ज़्यादा ही बेहतर होते हैं, वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आराम से क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से सोशल और इमोशनल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको क्या करती हैं, लर्निंग को समझने में मदद करती हैं। अब जो फोर्थ टाइप है वो है आपका कॉग्निटिव, यानी कि बौद्धिक चीज़ें, ठीक है। बौद्धिक चीज़ें इन द सेंस कि आपकी IQ कितनी है, ठीक है, आप कितने चीज़ों को मेमोरी और अटेंशन, और आप कितने चीज़ों को जल्दी से फोकस कर लेते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ठीक है, आप क्या हर चीज़ में जो है ना एक अलग तरीके से देखते हो। कुछ बच्चे आप देखो कि देखते ही देखते वो क्या करते हैं, अचानक से मैथ बना देते हैं। इट मीन्स उनकी कॉग्निटिव लेवल, वो हर चीज़ को क्या करते हैं, फोकस करके देखते हैं। तो आपकी मेमोरी, आपकी अटेंशन, आप कितने इंटेलेक्चुअली दृढ़ हो, ठीक है, आपका वाई कितना स्ट्रांग है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपको लर्निंग करने में, आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में और भी ज़्यादा मदद करती हैं। अब कुछ बच्चे क्या होता है, मान लीजिए शॉर्ट अटेंशन, ठीक है, शॉर्ट स्पेन के लिए उनकी अटेंशन क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो वो जनरली जब टीचर आपको पढ़ाएंगे ना तो आपका ध्यान इधर उधर लगा रहता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ऑफकोर्स यू कैन रिड्यूस इट, बट इस तरह के भी बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है उस टॉपिक को, अलग मेथड से पढ़ाना है, ताकि बच्चे को वो चीज़ें क्या लगे, आसान लगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो आपकी अटेंशन स्पेन, आप किसी चीज़ पे जो है ना बहुत जल्दी जल्दी अचानक से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए बच्चे हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी जो अटेंशन स्पैन होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। तो फॉर एग्जांपल आपने ना उनको ABCD दिया, तो अभी कहोगे ABCD वो देंगे, आपको बोलना है कि लिख के लाओ, फिर कहोगे, वो कहेंगे नहीं नहीं पेट दर्द कर रहा है, तो आप उनको टॉफ़ी दोगे। जैसे ही टॉफ़ी खत्म हो फिर वो रोना चालू कर देंगे, फिर दूसरा टॉफ़ी दोगे, दूसरा टॉफ़ी खत्म फिर रोना चालू करेंगे। इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे उनकी अटेंशन स्पेन जो है ना आप इन्हांस कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। आप रीइंफोर्समेंट के थ्रू, आप अवार्ड के थ्रू, व्हाट यू आर डूइंग, उनको मोटिवेट कर रहे हो, और धीरे धीरे उनकी अटेंशन स्पेन क्या हो जाती है, अपनी इंटरेस्ट को वो बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से भी क्या करते हैं, आपकी एकेडमिक स्किल्स क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आप इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करके अपने दिमाग में फीड करते हो। उदाहरण के रूप में आप सबको आपकी मम्मी ने कुछ लाने को बोला होगा घर पे, कुछ बच्चे लिस्ट बना के ले जाते हैं, कुछ बच्चे जो है ना इन सब चीज़ों को एज ए निमोनिक्स के फॉर्म में एज ए कोरिलेट करके वो याद करके जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं मुझे ये देना है, मुझे वो दे दो, तो वो बिना लिस्ट के ही जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हर चीज़ों को क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। अब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो वो हर चीज़ों को, कुछ बच्चे जो है ना उसी टाइम पे फोकस करते हैं, और फिर कुछ बच्चे इस तरह से काम करते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको वो क्या करते जाते हैं, रिलेट करते जाते हैं, एसोसिएट करते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं, आपकी ऑर्गेनाइज, आप कैसे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हो, ये सब चीज़ें भी आपको लर्निंग में मदद करती है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इज रिगार्डिंग द लोकेशन एंड द लर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम आ रहा है, 1 महीने में आपका जो है ना एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो चल ही रही है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज ये सब चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की है। तो आपकी लोकेशन और आपकी लर्निंग कैपेसिटी, ये भी कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है।
कैसे कैसे इस तरह से कि आप सबने कभी ना कभी एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, और देखना कि जो बच्चे एक जगह बैठ के पढ़ते हैं अपने स्टडी टेबल या फिर कोई भी घर का कोई भी कोना, आप एक जगह जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो ना, उन चीज़ों से आप क्या करते हो, एसोसिएट कर देते हो। जो प्लेस होता है वो कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करती है, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप खुद इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप जब भी बैठे पढ़ने, तो आप अपना एक प्लेस बनाइए, स्टडी टेबल या फिर जो भी एक घर का कॉर्नर, और क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़ते हो आप उस प्लेस से एसोसिएट कर लेते हो, ठीक है। आप अगर मान लीजिए कि आप क्लास में बैठ के कुछ एग्ज़ाम में आया, ठीक है, क्लास अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, ठीक है, और जब ये सब चीज़ें आप घर में यूट्यूब पे, ठीक है ना, एक कॉर्नर में बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप ये याद नहीं करोगे कि किसने पढ़ाया था, आप मुझे याद नहीं करोगे कि निष्ठा मैम ने पढ़ाया था, आप ये करोगे कि मैं जो है ना इस घर के कोने में बैठा था और उस टाइम मैं ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आपकी जो प्लेस होती है, जिस जगह पे आप पढ़ते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको लर्न कराने में। कुछ चीज़ें जो आप क्लास में आप अचानक से याद आ जाती है और टिक कर जाता है, अच्छा ये तो मुझे क्लास में मैम ने बताया था। तो आपकी लोकेशन जहाँ पे आप सीखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप रैंडमली जब भाग भाग के पढ़ते हो, कोई मान लीजिए कि पार्क में चला गया, कोई इस तरीके से पढ़ा, दैट विल बी गुड, ठीक है, वो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सीरियस एग्जामिनेशन, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लर्निंग की जो लोकेशन है उसको फिक्स कीजिए, ठीक है, क्योंकि इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम। आपकी जो 1 महीने है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, इसके वजह से लोकेशन पे एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जब आप एक फिक्स लोकेशन पे जाते हो ना, सारी चीज़ों को आप लोकेशन से एसोसिएट करते हो, तो इस वजह से लोकेशन पे थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिए। पढ़ाई तो होते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आएगा, बट उन सब चीज़ों को कैसे लॉन्ग टर्म पे हमें कारगर बनाना है, ये भी जो है ना मेरा कंसर्न है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए जब भी हम कॉग्निटिव मेथड की बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी क्या करती हैं, आपकी लर्निंग को प्रभावित बनाती हैं। और क्योंकि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, हर स्टूडेंट क्या है, अलग अलग होता है। और मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि एक बच्चा जो है ना बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है और आप उसको नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ा रहे हो, दैट विल बी ऑल्सो अ इनजस्टिस टू हिम। अगर मान लीजिए कोई एक स्लो लर्नर है और आप उसको ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ ट्रीट कर रहे हो, दैट विल अ इनजस्टिस टू हिम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर। एक लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, इज रिगार्डिंग द, उसमें भी हम देखेंगे कि लर्नर भी आपके क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक तो अडोलसेंस और दूसरा अडल्ट, ठीक है। अडल्सेंस और अडल्ट में क्या अंतर है उसको भी हम देखेंगे और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसको भी हम कवर करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द 2 टाइप्स ऑफ लर्नर, उनके कैरेक्टरिस्टिक। सो स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग बिकॉज लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो अ लर्निंग।